अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी स्कूल्स एंड मूवमेंट्स। सेक्शन 2 है ये इस बुक का। भट्टी सन्स पब्लिशर की बुक से हम जो है वो MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास जो मेजर लिटरेरी स्कूल्स एंड मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास टोटल 10 डिस्कस की गई हैं। इन 10 की जो है ये हमारे पास पेज नंबर 41 है और 41 से 51 तक इन सारी जो है वो स्कूल्स एंड मूवमेंट्स की डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट और जनरल डिटेल है वो डिस्कस की गई है। फर्स्ट हमारे पास मूवमेंट है जो रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी विट्स, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, न्यू क्लासिकल और अगस्टन स्कूल ऑफ पोइट्री, द रोमांटिक मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, प्री राफ्लाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, द एस्थेटिक मूवमेंट। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मूवमेंट है। इनसे रिलेटेड लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में MCQs आता ही आता है। तो ये जो है ये मेजर लिटरेरी स्कूल्स, और भी बहुत सारी मूवमेंट्स, छोटी मोटी सारी मूवमेंट्स होंगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हैं वो ये हैं। अच्छा, ये सारे जो क्या कहते हैं, पेज नंबर 41 से ये देखें, जो है इनकी डिटेल्स जो है वो सारी यहाँ पर डिस्कस की गई है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बिकॉज डिटेल हम जो है वो हर जगह हमने पढ़ी है, लेकिन हम मार कहाँ खा जाते हैं, हम क्रैक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि हमने उससे क्वेश्चंस को उस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं हुआ। अब ये बुक जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आए जो है वो स्टार्ट करते हैं MCQs। हमारा मकसद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को जो है वो आपके साथ शेयर करना है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट जो है वो क्वेश्चन को हर पर्सपेक्टिव से हम सॉल्व कर सकें। चले आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम देयर कंट्री स्टार्टेड आफ्टर। अच्छा, ये जो MCQs नंबर 1 है, ठीक है, ये हमारे पास है कि एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स, यानी एक्सोडस कहते हैं कि किसी कुछ मतलब एक बड़ी तादाद लोगों की एक बड़ी तादाद का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। तो जो ग्रीक स्कॉलर्स और जो जितने भी आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो अपने कंट्री से दूसरे कंट्री चले गए थे। तो इसकी वजह क्या थी? इसका हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन ए, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एट द हैंड्स ऑफ द टर्क्स। अच्छा, अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया को कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि लर्निंग का एक जो है हब था, वहाँ पे नॉलेज और इंफॉर्मेशन और हर तरह की यूनिवर्सिटी, हर तरह की एकेडमी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब वहाँ पे तुर्क्स ने हमला किया तो वहाँ से जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स और आर्टिस्ट थे वो वहाँ से चले गए थे। वहाँ से जाके उन्होंने कि कहीं और किसी और कंट्री में जाकर उन्होंने अपनी रिहाइशगाह बना ली थी। अच्छा, हमारे पास अब आ जाता है MCQs नंबर 2, द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स और आर्टिस्ट। जो ग्रीक स्कॉलर्स जो मूव कर गए थे, ठीक है, और आर्टिस्ट जो है उन्होंने अपनी जो है वो सेटलमेंट कर ली थी जाके रोम में। अब इसे टेक्निकली क्या कहा जाता है कि वो वहाँ से कुस्तुनतुनिया से निकलकर अपना जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन थी वो सारी लेके जो है वो जाके रूम में सेटल हो गए थे। अब टेक्निकली लिटरेरी टर्म में इसको क्या कहा जाता है? तो ये हमारे पास जवाब आता है रिनाइसेंस, ऑप्शन सी, कि इस सारे प्रोसेस को रिनाइसेंस कहा जाता है। अब हमारे पास आता है MCQs नंबर 3, कॉन्स्टेंटिनोपल फेल एट द हैंड्स ऑफ द टर्क्स इन। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कुस्तुनतुनिया जो है वो तुर्क के हाथों जो शिकस्त खाई थी, वो किस सन में, किस ईयर में जो है मतलब तुर्क्स ने हमला कर लिया था कुस्तुनतुनिया पर? तो ये हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन बी, 1453 में। अब इसके अलावा ये MCQs भी आ जाता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया को किसने शिकस्त दी थी, किसने जो है वो कब्जा कर लिया था? तो ये हमारे पास आएगा तुर्क्स। ओके, MCQs 4 हमारे पास है कि रिनाइसेंस जो है वो इंग्लैंड में कहाँ से आया? रोम से, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से? तो हमारा आंसर है इटली से हमारे पास रिनाइसेंस आता है, यानी कि जो ओरिजिनेट हुआ रिनाइसेंस। ये भी एक वो क्या कहते हैं ना, इटैलिक वर्ड है, सॉरी इटैलिक नहीं, रिनाइसेंस का मीनिंग जो है वो रीबर्थ है, रीबर्थ ऑफ लिटरेचर, रीबर्थ ऑफ नॉलेज। तो ये हमारे पास इटली से जो है
हमारे पास आया है रिनाइसेंस। अच्छा, रिनाइसेंस जो है MCQs नंबर 5, रिनाइसेंस जो है वो किस एज में फ्लरिश हुआ? जैसे एंग्लो सेक्सन था, एंग्लो नॉर्मन था, एज ऑफ चौसर थी। तो यहाँ हम पे लिटरेरी पीरियड की बात कर रही हैं कि किस जो है वो लिटरेरी पीरियड में किस जो है वो क्वीन या किंग के दौर में रिनाइसेंस जो है वो फ्लरिश हुआ था। ठीक है, पूरी तरह से जो है वो फैल गया था। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आता है, एलिजाबेथन एज में हमारे पास वो क्या कहते हैं रिनाइसेंस जो है वो पूरी तरह जो है वो उसका इन्फ्लुएंस आ गया था। अच्छा, अब हमारे पास MCQs नंबर 6 है कि रिनाइसेंस की जो बेस्ट स्पिरिट है, यानी कि रिनाइसेंस की जो खसूसियात है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें किस लिटरेरी वर्क में हमें मिलती है? स्पेंसर की फेरी क्वीन है, शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं, या बेकन के एसेज हैं, या फिर बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है? तो यहाँ पे हमारा जवाब आता है ऑप्शन ए, स्पेंसर की जो फेरी क्वीन थी, ठीक है, जो एक सीरीज थी पोइट्री की, जो एक एलेगरी है, ठीक है, वो उसमें हमें जो है वो रिनाइसेंस की ट्रू स्पिरिट, ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो है वो मिलती हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 7, रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट मूवमेंट जो थी रिफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में? हुई थी एलिजाबेथन एज में। ऑप्शन ए, रिफॉर्मेशन जो है ये एक दूसरी मूवमेंट है, इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुई? एलिजाबेथन एज में जो है वो हमारे पास स्टार्ट हुई थी। लेकिन डिफरेंट एजेस के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अच्छा, आप MCQs नंबर 8, रिफॉर्मेशन मूवमेंट सॉट टू रिफॉर्म। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है उसका मकसद क्या था, क्या रिफॉर्म करना चाहती थी वो? ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एट दैट टाइम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जो मतलब उस वक्त चर्च में जितनी भी डूइंग्स हो रही थी, जो भी प्रैक्टिसेस थी, उनको रिफॉर्म करने के लिए रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है वो हमारे पास आती है। MCQs नंबर 9, द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कंबाइंड स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो कौन सा जो है वो राइटर है, वो कौन सा एक्सपोनेंट हमें मिलता है जिसके अंदर हमें रिनाइसेंस के एलिमेंट्स भी मिलते हैं, यानी कि रिनाइसेंस की करैक्टरिस्टिक्स भी मिलती हैं और रिफॉर्मेशन की करैक्टरिस्टिक्स भी मिलती हैं। नॉलेज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस दोनों की हमें करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। तो इनमें से कौन सा राइटर है जिसके वर्क में हमें इन दोनों मूवमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं? तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी, मिल्टन। जॉन मिल्टन के वर्क में हमें इन दोनों मूवमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। हमारा MCQs नंबर 10, कौन सा जो राइटर है इसमें से, ठीक है, जिसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? यानी कि जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी, इससे पहले ही हमें जो है इसके कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, इसका इन्फ्लुएंस मिलता है। तो वो कौन सा राइटर है जिसने इस मूवमेंट के शुरू होने से ही पहले जो है इस तरह की बात की थी अपने वर्क में? तो वो जॉन विक्लिफ जो है, उसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन माना जाता है। MCQs 11, विक्लिफ्स बाइबल इज अ ट्रांसलेशन ऑफ। अब जो विक्लिफ की जो बाइबल थी वो किसकी ट्रांसलेशन है? वो लैटिन टेक्स्ट की ट्रांसलेशन है। MCQs नंबर 12, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल वाज पब्लिश इन। अच्छा, अभी ऑथराइज्ड वर्जन जो है बाइबल का, ये किसने ट्रांसलेट करवाया था? ये किंग जेम्स ने जो है वो करवाया था। और ये हमें किस सन में मिलता है, कब पब्लिश हुआ था? ये 1611 में जो है वो हमें ऑथराइज्ड वर्जन जो है वो बाइबल का मिलता है 1611 में। MCQs नंबर 13, हु वाज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स। यूनिवर्सिटी वेट्स का लीडर कौन था? यूनिवर्सिटी वेट्स को जो है लीड करने वाला कौन था? तो ये हमारे पास इसका सीधा सीधा जवाब है, बहुत इजी और बहुत क्लियर आंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन बी। MCQs नंबर 14, इनमें से कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो कि यूनिवर्सिटी वेट्स का जो है वो, यूनिवर्सिटी वेट्स में कुल जो है वो 7 मेंबर्स है ना,
तो यहाँ इन ऑप्शन में से हमने उसको चूज़ करना है जो यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर नहीं था। तो ये हमारे पास जवाब आता है। जॉर्ज पेली भी थी, थॉमस लॉज भी थे और थॉमस किड भी था। अगर आपको नहीं आता हो कि कौन सा है तो आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तो यही रह गया। ठीक है, क्योंकि ये वाले नाम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम बड़े फेमस और बहुत जो है वो नॉन राइटर्स हैं। MCQs नंबर 15, कौन सा राइटर है इनमें से जो कि रोमांस राइटर नहीं था? आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। रोमांस राइटर नहीं था। जॉन लिली, फ्रांसिस बैकन, फिलिप सिडनी या फिर वॉल्टर लाव। अब अच्छा, इसने भी रोमांस लिखा है। फ्रांसिस बैकन का भी हमें कुछ मिलता है। फिलिप सिडनी ने भी जो है वो राइटिंग लिखी थी, पोइट्री लिखी थी अपनी बिलव की उसमें। तो ये वाला राइटर हमारे पास रह जाता है। ठीक है, बिकॉज मुझे इसका नहीं पता था। मेरी एक यही स्ट्रैटेजी है कि मैं फिर इस तरह से कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी, इसका भी वर्क इस तरह से लिखा हुआ है, इसके वर्क की ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये रह जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो आता है। चलिए, अब हमारे पास जो है वो MCQ 16, इनमें से कौन सा राइटर है जो कैरोलिन पोइट नहीं है? कैरोलिन पोइट कौन से थे जो कि जो एट दैट टाइम कोर्ट के लिए, उसके लिए, किंग के लिए जो है वो लिखते थे? तो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ये इसमें हमारा जो है वो आंसर आता है जॉर्ज हर्बर्ट जो है वो इनमें कैरोलिन पोइट नहीं थे। अदरवाइज ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। MCQs नंबर 17, वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड द मेटाफिजिकल। अब इन ऑप्शन में से आपने चूज करना है कि कौन सा राइटर है जो मेटाफिजिकल पोइट्री का पार्ट नहीं था, उस ग्रुप में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हमारे पास आता है हेनरी वेगन। अच्छा, MCQs नंबर 18 है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स का लीडर कौन था? यानी ये कौन सा राइटर था जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री को सबसे ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं डेवलप किया था। ये सबसे ज़्यादा जो है मेटाफिजिकल पोइट्री हमें उस राइटर की वर्क पे मिलती है, तो वो है जॉन डन। MCQs नंबर 19, इनमें से वो कौन सा राइटर है जिसने कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे नहीं लिखा? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। जॉन ड्राइडन हमारा जो है वो सही जवाब है। जॉन ड्राइडन वो राइटर है जिसने जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में, मतलब उनके वर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं थी, उन्होंने ये इस तरह का ड्रामा लिखा ही नहीं है। MCQs 12 हमारे पास आ जाता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वॉज नॉट अ कैरोलिन प्रोज राइटर। अब यहाँ पे प्रोज राइटर की बात हो रही है, यहाँ पे पोइट की बात हो रही थी, यहाँ पे कैरोलिन प्रोज राइटर की बात हो रही है कि इनमें से कौन सा राइटर है जो कैरोलिन प्रोज राइटर नहीं था, उस एज का नहीं था। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन बी, जॉन बनियन, यानी कि बाकी तीनों जो है वो थे। MCQs 21, इन द लाइफ ऑफ विच पोइट डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स? अच्छा, डॉक्टर जॉनसन ने एक बुक लिखी थी लाइव्स ऑफ पोइट की, और उसमें जो है उन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स का जो है वो बताया था। तो बात हो रही है कि उन्होंने किस पोइट की लाइफ में जो है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का जो है मतलब उस पोइट्री को मेटाफिजिकल का नाम दिया था। तो ये है लाइफ ऑफ काउले जो है वो पोइट था, उसकी लाइफ के बारे में लिखते हुए उन्होंने ये जो टर्म थी मेटाफिजिकल स्कूल, ठीक है, वो उन पोइट्स को दी थी जिन्होंने ये पोइट्री लिखी थी। MCQs नंबर 12, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री? अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट आ जाती है कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट कौन था? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री वो पोइट्री है, ठीक है, वो पोइट्स थे जिन्होंने जो है वो ज़्यादातर डेथ के बारे में, सैडनेस के बारे में, इस तरह से जो है वो ग्रेवयार्ड के बारे में लिखा। ठीक है, वो ग्रेवयार्ड पोइट जो है वो कहलाते हैं। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर था थॉमस ग्रे। नेक्स्ट MCQs 29, हु वाज द पोइट हु रोट द पोएम इनटाइटल्ड द ग्रेव? कौन सा पोइट था जिसने जो नाम पोइम थी, ठीक है, जिसका नाम द ग्रेव था, वो लिखी थी? अच्छा, अब हमारे पास इसका सही जवाब होता है रॉबर्ट ब्लेयर ने जो है पोइम लिखी थी द ग्रेव।
थीम इसकी जो है वो डेथ थी और ये पब्लिश हुई थी 1743 में। तो रॉबर्ट ब्लेयर ने, ठीक है, द ग्रेव टाइटल के नाम से एक जो है वो पोइम लिखी थी। अच्छा जी, हमारे पास MCQs आ जाता है, सॉरी 23, 24 नॉट 29, सॉरी 24। एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट बिलोंग टू। अब ये एडवर्ड जो है उसकी पोइम है यंग्स नाइट थॉट्स, ठीक है। ये इसकी थीम क्या है? तो ये भी एक लॉन्ग पोइम है और 9 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी। इसकी थीम भी ग्रेवयार्ड स्कूल के बारे में, मतलब ग्रेवयार्ड जो है उससे रिलेटेड है, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट से रिलेटेड है। इसकी थीम भी जो है वो डेथ होगी। यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी है, मेटाफिजिकल, रेस्टोरेशन, सेंटिमेंटल, ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था 25। अभी हम रोमांटिक एज से रिलेटेड MCQ से पढ़ेंगे। रोमांटिक मूवमेंट जो है इंग्लिश पोइट्री में वो कब स्टार्ट होती है, किस पब्लिकेशन से स्टार्ट होती है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल कॉलरिज ने जो है वो एक कलेक्शन पब्लिश करवाई थी लिरिकल बैलेड के नाम से। उस पब्लिकेशन से जो है वो इंग्लिश रोमांटिक एज का जो है वो स्टार्ट माना जाता है। 26 MCQs। रोमांटिक मूवमेंट जो है उसे रोमांटिक रिवॉल्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? किसके खिलाफ थी ये बगावत? मतलब जो ये रिवॉल्ट थी, जो ये अगेंस्ट थे, वो किसके खिलाफ थे? तो इसमें ऑप्शन आ जाता है हमारे पास न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। अब ये रिवॉल्ट किस लिए थी? न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में जो पोइट्री लिखी जाती थी वो एलीट क्लास के लिखी जाती थी और उसमें जो वोकेबलरी होती थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई स्टैंडर्ड होती थी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ की जाती थी जो कि आम लोगों को अपील नहीं करती थी, ठीक है। इसीलिए जो है वो रोमांटिक जो है वो पोइट्री लिखी गई, क्योंकि उसमें सिंपल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई ताकि जो आम लोग हैं, जो हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो सिंपल लैंग्वेज के थ्रू जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें उस लिटरेचर से। MCQs 27। The romantic movement is also called the romantic revival because it revived। अब रोमांटिक मूवमेंट को रोमांटिक रिवॉल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यू क्लासिकल पोइट्री की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स थी उसके अगेंस्ट, ठीक है, ये पोइट्री लिखी गई। अब रिवाइवल कैसे था, यानी कि रिवाइव क्या किया इसने? जो एलिज़ाबेथन एज में जो पोइट्री लिखी गई उन करेक्टरिस्टिक्स को भी रिवाइव किया गया, ठीक है, इसीलिए इसे रोमांटिक रिवाइवल कहा जाता है। MCQs हमारे पास 28 आ जाता है कि कौन लिरिकल बैलेड के ऑथर कौन थे, लिखने वाले कौन थे? तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाता है ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज राइटर थे लिरिकल बैलेड के। नेक्स्ट हमारे पास MCQs जो आ जाता है 29, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड। कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है वो बेसिकली किस पर बेस्ड थी? तो ये भी जो है एक रिलीजियस मूवमेंट थी। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो हमें मिलती है रोमांटिक एज के बाद, ठीक है, विक्टोरियन एज में, वो भी एक रिलीजियस मूवमेंट थी। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किसने की थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी स्कॉलर्स थे उन लोगों ने ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। MCQs 31। अच्छा, अब कहते हैं कि राइटर्स हैं DG रॉसिटी, क्रिस्टीना रॉसिटी, मॉरिसन स्विनबर्न में कॉमन क्या था? मतलब कॉमन क्या था इन सब के अंदर? तो ये सारे जो है प्री रफलाइट स्कूल जो था, प्री रफलाइट पोइट्री जो थी, वो सारे ये सारे जो है उससे रिलेटेड थे। इन सब ने उस तरह की पोइट्री जो है वो लिखी थी। अच्छा, अब MCQs 32 है कि प्री रफलाइट स्कूल जो था उसका लीडर कौन था, लीड करने वाला कौन था, सबसे प्रोमिनेंट और मेजर राइटर कौन था प्री रफलाइट पोइट्री का? तो ये हमारे पास ऑप्शन ए आ जाता है, DJ रॉसिटी। MCQs 33, व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन एंड स्टैनले? अच्छा, अब इन सारे राइटर्स में कॉमन क्या था? कॉमन ये था कि ये सारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड था, सारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के फॉलोवर्स थे। चले MCQs 34, व्हाट इज मेंट बाय वेसेक्स? वेसेक्स जो है इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारा जवाब जो है वो ऑप्शन सी, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट। थॉमस हार्डी के नॉवेल्स जो है उनमें एक रीजन बताया जाता था, वो ज़्यादातर थॉमस हार्डी ने
ठीक है, वेसेक्स का वर्ड यूज़ किया है। तो हार्डीज के नॉवेल्स जो है वो ज़्यादातर इसी रीजन में जो है वो हमें मिलते हैं। MCQ 35, द फ्रेज स्ट्रॉमी सिस्टरहुड किसके लिए अप्लाई किया जाता है? अच्छा, स्ट्रॉमी सिस्टरहुड यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में ये टर्म यूज़ की जाती है 3 सिस्टर्स के लिए, चार्लेट ब्रॉन्टे, इमिली ब्रॉन्टे, एनी ब्रॉन्टे, इन तीनों सिस्टर के लिए टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। कलेक्टिविटी टू ऑल द 3, तीनों के लिए जो है वो वर्ड स्ट्रॉमी सिस्टरहुड यूज़ किया जाता है। तीनों सिस्टर्स थी और तीनों ही जो है वो राइटर्स थी। ऑल्दो इनका कोई जो है ज़्यादा वर्क लिखा नहीं गया, लेकिन जो भी लिखा है वो मार्वलस लिखा है। MCQ 36, व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट द रॉबर्ट ब्रूक? अब इन सारे पोइट के दरमियान जो है वो कॉमन क्या था? रॉबर्ट ब्रूक, जोलियन, ग्रेनफेल एंड सिगफ्राइड, ये सारे इन सारे राइटर्स में कॉमन क्या था? सेम वही क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा। अब ये सारे जो है वो वार पोइट्स थे, इन सब ने जो है वो वार पोइट्री लिखी, वॉर से रिलेटेड पोइट्री जो है वो लिखी। MCQ 37, अच्छा, फ्रेज जो है रिलीजन ऑफ द ब्लड किससे एसोसिएट किया जाता है? एक इनमें से कौन से राइटर है जिनसे ये फ्रेज एसोसिएट की जाती है? तो ये हमारे पास इसका आंसर रहता है DH लॉरेंस से ये फ्रेज जो है वो एसोसिएट की जाती है, ऑप्शन सी। MCQ 38, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे ये जो है वो एसोसिएट की जाती है? अब ये देखिए, इन तीनों में से कोई भी जो है वो नहीं बनता, तो ये हमारे पास जेम्स जॉयस जो है वो उससे ये एसोसिएट की जाती है। अच्छा, ये जो टर्म है एक साइकोलॉजिस्ट से विलियम जेम्स, उन्होंने ये क्या कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टर्म कॉइन की थी। ठीक है, अगर आप सोचो कि जी वो तो विलियम जेम्स है, तो लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर में जिसने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी वो जेम्स जॉयस है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 39, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अ लिटरेरी क्लब नोन एज ब्लूम्सबरी ग्रुप? अच्छा, अब यहाँ पे ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है वो एक क्लब था। ठीक है, उसका फाउंडर कौन था, उसको बनाने वाला कौन था, उसको किसने जो है वो बनाया? तो वो था इसका जवाब हमें मिलता है वर्जीनिया वुल्फ। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि वर्जीनिया वुल्फ जो है, जो लिटरेरी क्लब ब्लूम्सबरी ग्रुप नाम का जो लिटरेरी क्लब था, उसकी फाउंडर है वर्जीनिया वुल्फ। MCQ नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट? अब जो है वो कौन सा नॉवल है, मतलब कौन सा नॉवेलिस्ट है जिसे प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट कहा जाता है? तो जो है इसका जवाब होगा जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, इससे रिलेटेड मुझे डिटेल ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल हैं जिन्हें प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट जो है वो कहा जाता है। इससे फर्दर हम जो है डिस्कस कर लेंगे। MCQ नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट? कौन सी मूवमेंट है जिसे ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को भी जो है वो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो है वो कहा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है याद रखने के लिए। MCQ 42, अच्छा, प्री द फ्लाइट ब्रदरहुड जो थी इंग्लैंड में, उसका फाउंडर कौन था? उसको जो है प्री द फ्लाइट मूवमेंट जो हमारे पास आती है, पोइट्री हमें मिलती है, तो सबसे पहले इसका स्टार्ट किसने किया था? तो इसका जवाब हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये तो लीडर है, ठीक है, जिसने मेजर वर्क जो है वो प्रोड्यूस किया इस पर, लेकिन इसका फाउंडर कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, करेक्ट आंसर होगा विलियम होलमैन हन जो थे वो इसके फाउंडर थे, इसको स्टार्ट करने वाले थे। MCQ नंबर 43, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का ओरिजिनेटर कौन था? जॉन केबल जो थे वो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे। अब यहाँ पे वहाँ डिफरेंट क्वेश्चन थे, वहाँ पे मेजर राइटर का पूछा जा रहा था और यहाँ पे अब फाउंडर और ओरिजिनेटर का पूछा जा रहा है। तो प्री द फ्लाइट ब्रदरहुड का जो ओरिजिनेटर है वो विलियम हंट है, और जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का ओरिजिनेटर है, फाउंडर है, वो जॉन केबल है। अब हमारे पास MCQ 44 है, और इसमें 44 में कौन सा लिटरेरी स्कूल है जिसे फ्लेशली स्कूल जो है वो डिनाउंस किया गया था? तो वो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन बी, द प्री द फ्लाइट स्कूल था, जिसे फ्लेशली स्कूल भी कहा जाता है।
ये आप याद रखिएगा, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। MCQs 45, जो इंग्लिश पेंटर्स थे प्री रफलाइट थे, ठीक है, उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? इनके प्री रफलाइट जो स्कूल ऑफ पोइट्री थी उन्होंने इंस्पिरेशन जो थी किन से इंस्पायर होकर वो पोइट्री लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इटालियन पेंटर्स बिफोर राफेल, ठीक है, उनसे इंस्पायर होके, इटालियन पेंटर से जो राफेल से पहले से, उनसे जो है वो इंस्पिरेशन ली है। MCQs 46, इनमें से, ठीक है, वो कौन सा जो है वो राइटर है जो प्री राफलाइट स्कूल का मेंबर नहीं था? अच्छा, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तो ये बच गए हैं। हेनरी न्यूमैन, ये प्री राफलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री के मेंबर्स नहीं थे। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। MCQs 47, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। अब आपने इनमें से बताना है कि कौन सा मेंबर जो था वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का मेंबर नहीं था। तो हमारे पास ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, विलियम मॉरिस जो थे वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर नहीं थे, ये प्री राफलाइट स्कूल के मेंबर थे, मतलब उस तरह की पोइट्री उन्होंने लिखी है। अच्छा, यही सेम जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। हमने पीछे क्वेश्चन के किसने प्री राफलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री को फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री डिनाउंस किया गया था। अब ये हमारे पास MCQs है 48 कि किसने किया था, किसने उसको फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री का जो है वो खिताब दिया था? तो रॉबर्ट बेकनन जो थे उन्होंने फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री का जो है वो मतलब टाइटल दिया था प्री राफलाइट स्कूल को। MCQs 49, द प्री राफलाइट poets generally drew their themes from। अच्छा, अब प्री राफलाइट पोइट्स जो थे उन्होंने अपनी जो थीम्स थी पोइट्री को लेके वो कहाँ से उन्होंने जो है वो ली थी? तो मिडिवल एजेस से उन्होंने अपनी उस पोइट्री की थीम जो है वो ली थी। MCQs 50 है, प्री राफलाइट स्कूल पोइट्स जो है उनका क्या कॉन्सेप्ट था? ठीक है, एक उनका एक लोगो था, एक उनका कहते हैं ना नारा था, ठीक है, वो क्या था? तो उनका वो जो लोगो था, या आप ये कहें कि उनका एक स्लोगन था, स्लोगन था, तो वो था आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये उनका स्लोगन था। ये हमारे टोटल इस लिटरेरी स्कूल्स एंड मूवमेंट्स के भी 50 MCQ से जनरल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो है वो आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। थैंक यू।